Hey everyone, it's Ashutosh here, and I hope you're all doing well. Welcome back to my channel Medutainment, and today in this video, we are going to talk about the difference between Bell's palsy and facial palsy. But before diving into the topic, if you are new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates from this channel. I have uploaded many such videos related to the different topics, so please do visit my channel and explore to the fullest. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपके सारे डाउट्स एंड कंसेप्ट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक क्लियर हो जाएंगे. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. So let's do not waste time and get started with the topic. So in this video, we are going to see the difference between the Bell's palsy and the facial palsy in very much detail, with all the diagrams, with all the minute differences, which is very important to differentiate these two terms, that is to say the Bell's and the facial palsy. Although the differences are not very much, but there are very minute differences between these two. So we are going to see in very much detail and descriptive way कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. तो आई होप आपको इस वीडियो के एंड तक सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग इट. तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंसेस. तो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द बेल्स पाल्सी एंड द फेशियल पाल्सी. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बेल्स एंड द फेशियल पाल्सी क्या होता है. तो सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट. तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. फिर हम ग्रेजुअली मूव ऑन करेंगे हर एक डिफरेंस पे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट infranuclear lesion of the facial nerve, that is why it is referred to as LMN lesion. तो इंफ्रान्यूक्लियर का मतलब इधर है कि हमारा जो न्यूक्लियस है, फेशियल नर्व न्यूक्लियाई, इधर लिखा भी हुआ है कि बिलो द लेवल ऑफ न्यूक्लियस और एट द न्यूक्लियस इटसेल्फ मे बी. सो द फेशियल नर्व न्यूक्लिया जो है वो हमारा पॉन्स के लेवल पे होता है. तो पॉन्स के लेवल पे जो फेशियल नर्व न्यूक्लिया है, उसके बिलव जो हमारे लीजन होता है, उसके बिलव अगर हमारे नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो कंसिडर होगा हमारे एलिमेंट लीजन में, जो कि होगा हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. तो न्यूक्लियस के लेवल पे भी हो सकता है इन्वॉल्वमेंट या इंजरी, और उसके बिलो भी हो सकती है. तो दोनों कंडीशंस को हमने लेके चला है, इसलिए हमने इधर बोला है इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन. तो उसका मतलब यही होता है कि बिलो द लेवल ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस के लेवल पे. तो ये चीज़ जो है वो जस्टिफाई कर रही है कि ये हमारा एलिमेंट लीजन है, यानी कि बेल्स पाल्सी हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है. अब जो हम कंपैरिजन करें फेशियल पाल्सी से, तो फेशियल पाल्सी में क्या लिखा हुआ है, सुप्रान्यूक्लियर लीजन ऑफ द फेशियल नर्व, दैट इज व्हाई इट इज रिफर्ड टू एज यूएमएन लीजन, जिसको बोलते हैं अबव द लेवल ऑफ न्यूक्लियस. तो उस न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के लेवल पे के अबव अगर हमारा लीजन है, जिसको हमने बोला है सुप्रा न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर अगर कहीं भी लीजन है हमारे कॉर्टेक्स के लेवल पे, या फिर कहीं भी बीच में न्यूक्लियस के ऊपर तक कहीं भी बीच में हमारा इन्वॉल्वमेंट है अगर नर्व का, तो वो हमारा कंसिडर हो जाएगा सुप्रा न्यूक्लियर लीजन में. तो ये हमारा फेशियल पाल्सी इस हिसाब से हमारे यूएमएन कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हायर सेंटर की तरफ है. तो अबव द लेवल ऑफ न्यूक्लियाई, जो हम फेशियल नर्व न्यूक्लियाई बोल रहे थे अभी पॉन्स के लेवल पे जो होता है, उसके अबव अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हमने बोल दिया यूएमएन या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस, जो फर्स्ट वेरी प्रायर डिफरेंस हमारा आता है बिटवीन द बेल्स एंड द फेशियल पाल्सी, जो इनको एलएमएन और यूएमएन रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर देता है. अब जो वेरी नेक्स्ट डिफरेंस है कि हियर वी यूजुअली सी द बेल्स फिनोमिनन. तो बेल्स पाल्सी में हमको बेल्स फिनोमिनन जो है वो दिखता है, वाइल इट इज़ यूजुअली एब्सेंट इन केस ऑफ फेशियल पाल्सी. तो फेशियल पाल्सी में हमको बेल्स फिनोमिनन यूजुअली नहीं दिखता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी. तो जब भी हम बेल्स पाल्सी के पेशेंट को आइज क्लोज करने बोलते हैं, तो द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू क्लोज द आईलिड्स, एज वेल एज उसमें क्या होता है कि आईबॉल्स का जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग होता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग. तो वो आईलिड्स के अंदर चला जाती है आईबॉल्स हमारी पूरी, तो वो हमको विजिबल नहीं होती है. तो ये अपवर्ड और आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आईबॉल है इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी, इसी को बोलते हैं हम लोग बेल्स फिनोमिनन. ओके.
तो जो बेल्स फिनोमेनन हमने इसको बोला है, जो कि हमको बेल्स में दिखता है बेल्स पाल्सी में, while it is absent in facial palsy. So guys, this is the image taken from the research gate जो मैंने बेल्स फिनोमेनन के लिए लिया है। रिसर्च गेट से एक इमेज ली है मैंने, जो कि इधर क्लियरली डिपिक्ट कर रही है बेल्स फिनोमेनन को। बेल्स फिनोमेनन अभी हमने डिस्कस किया था रिसेंटली कि हमको वो बेल्स पाल्सी में दिखता है, यानी कि एलेमन लीजन में जो इंफ्रान्यूक्लियर लीजन होता है, एलेमन लीजन, उसमें हमको क्लियरली विजिबल होता है बेल्स फिनोमेनन, वाइल इट इज यूजुअली एब्सेंट इन केस ऑफ ह्यूमन फेशियल पाल्सी में नहीं दिखता है। तो इधर जो है बेल्स फिनोमेनन को क्लियरली दिख रहा है कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग हो रहा है, ठीक है। आईबॉल्स का जो है, आईबॉल का अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग हो रहा है क्लियरली, जो कि बेल्स फिनोमेनन को डेपिक्ट करता है। इधर क्लियरली हमको इस इमेज में देखने को मिल रहा है अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आईबॉल, जो कि बेल्स फिनोमेनन कहलाता है, विच इज वेरी मच विच इज यूजुअली सीन इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी। बहुत ज्यादातर केसेस में हमको दिखता है बेल्स पाल्सी में, ठीक है। आई होप बेल्स फिनोमेनन क्लियर हो गया होगा। बेल्स पाल्सी में जो बेल्स नेम है वो हमारे एक सर्जन और एनाटमिस्ट थे जिनका नाम था सर चार्ल्स बेल। तो उनके नाम पे ये जो है बेल्स पाल्सी रखा गया था, जिसने इनको डिस्कवर किया था और इसको नाम दिया था इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस। तो कभी इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस लिखा हुआ आता है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है उसके टर्म्स में, वो हम लोग यूजुअली बेल्स पाल्सी को ही बोलते हैं, वाइल फेशियल पाल्सी को हम लोग इडियोपैथिक नहीं बोलते हैं। अब बेल्स पाल्सी को इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस बोलने के पीछे रीज़न ये था कि जो बेल्स पाल्सी के जो कॉजेज होते हैं वो बहुत ही जो है लिमिटेड हैं और कभी कभी इडियोपैथिक भी होता है, यानी कि उसका कॉज हमको नोन नहीं है फिर भी बेल्स पाल्सी हो गया, तो इसलिए उसको कभी कभी हम लोग जो है इडियोपैथिक बोल देते हैं, तभी उसका नाम रखा गया इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। तो इसलिए उसको ये बोलते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, कभी बेल्स पाल्सी के रिलेटेड अगर आया तो इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस भी उसको बोलते हैं। अब द वेरी नेक्स्ट डिफरेंस इज लीजन इज यूजुअली सीन एट द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। तो स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन हमको क्लियर है कि स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन जो है वो स्टाइलॉइड और मेस्टॉइड नाम से क्लियर है। स्टाइलॉइड और मेस्टॉइड प्रोसेस के जो टेम्पोरल बोन की होती है उसके उधर लोकेटेड होता है, जहाँ से हमारी फेशियल नर्व एग्जिट होती है, स्कल को एग्जिट करती है और 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जो टेम्पोरल, बक्कल और जाइगोमेटिक, सर्वाइकल, ये ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाती है। ओके, तो यही जो फोरामेन है इसमें वो नर्व हमारी एग्जिट करती है। तो अगर इस नर्व का इस फोरामेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हमारा जो है बेल्स पाल्सी की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। अगर फेशियल नर्व इस फोरामेन में इरिटेट होती है या इन्फ्लेम होती है तो उसकी वजह से हमको जो है बेल्स पाल्सी का जो कंडीशन है वो इन्वॉल्वमेंट हमको दिख सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन इज द कॉमनेस्ट रीजन जहाँ पे हमारा फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है और हमको बेल्स फिनोमेनन देखने को मिलता है। वाइल इन फेशियल पाल्सी लीजन जो है हमारा इंटरनल कैप्सुलर एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इंटरनल कैप्सुलर एरिया इज लोकेटेड इन द हायर सेंटर्स इन द ब्रेन, जैसा कि हमने बोला था कि वो यूएमएन लीजन होता है। तो इंटरनल कैप्सूल इज लोकेटेड इन द हायर सेंटर्स जहाँ पे हमारा लीजन होता है। ओके, तो ये हमारा एक डिफरेंस है जो बेल्स और फेशियल को अलग करता है। अगला जो डिफरेंस है हमारा, हियर द पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज द आइज। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेशेंट को जब हम कमांड करते हैं कि आइज क्लोज करो बेल्स पाल्सी के पेशेंट को, तो द पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज द आइज, पार्शली ओपन रह जाएगी या फिर फुल्ली क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो दोनों कंडीशंस देखने को मिलती है। बट द पेशेंट इज नॉट एबल टू क्लोज द आइज इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी, क्योंकि हमारी मसल्स काफ़ी इन्वॉल्व हुई है, तो उसमें वो मसल्स भी है जैसे ऑर्बिकुलरिस, ऑक्यूलाई, तो ऐसी मसल्स भी इन्वॉल्व होती है जो कि हमको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अगला जो है कि फेशियल पाल्सी जो है, हियर द आईलिड क्लोजर इज नॉट सो मच अफेक्टेड। तो इधर आईलिड क्लोजर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इधर फेशियल पाल्सी में द पेशेंट इज एबल टू क्लोज हिज और हर आइज, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो बेल्स और फेशियल को अलग करता है इस इन टर्म्स में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और भी डिफरेंसेस देखेंगे तो हमको और क्लैरिटी आएगी। सो एज फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस। तो हमारे और भी डिफरेंसेस देखने से पहले हम लोग एक डिफरेंस उनके कॉजेस या एटियोलॉजी के बेसिस पे देख लेते हैं कि बेल्स और फेशियल पाल्सी में वो एटियोलॉजी या कॉजेस के बेसिस पे कैसे वो डिफरेंशिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बेल्स पाल्सी के कॉजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो बेल्स पाल्सी के जो कॉजेस होते हैं वो सबसे पहला होता है वायरल इन्फेक्शंस। तो वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमनेस्ट वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेस में देखा गया है हमारे बेल्स पाल्सी में, जहाँ पे हमारे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 जिसको बोलते हैं हम लोग HSV1, नेक्स्ट इज द हर्पीज जूस्टर वायरस HZV,
जिसमें हमको रैमसे हंट सिंड्रोम में देखने को मिलता है, जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इप्स्टीन बार वायरस। अगला होता है साइटोमेगैलो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एक लास्ट होता है सार्स कोव 2, जो कि कोरोना वायरस ग्रुप में ही आता है, कोरोना वायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस में आता है सार्स कोव 2। तो ये सारे हमारे वायरसेस हैं, या बोल सकते हैं हम लोग वायरल इन्फेक्शंस हैं, जिनकी वजह से हमारा बेल्स पाल्सी हो सकता है। तो मैंने जो देखा था एक पेशेंट, वो हमारा था हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से इन्वॉल्वमेंट हुआ था, और इस कारण की वजह से उसको हुआ था बेल्स पाल्सी। तो ये हमारा एक वायरल इन्फेक्शंस का लिस्ट है जिनकी वजह से हमको बेल्स पाल्सी हो सकता है। वाइल इफ़ वी कंपेयर इट विद द फेशियल पाल्सी, तो इसमें जो रीजंस है हमारे, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया, स्कल बोन फ्रैक्चर है, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी है, समटाइम्स ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो फेशियल पाल्सी में हमको पता है कि अपर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, यानी कि हायर सेंटर्स में। तो स्ट्रोक है, ट्यूमर है, स्कल बोन फ्रैक्चर है, ये कहीं ना कहीं हायर सेंटर्स में ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ठीक है, और उसमें से भी सबसे कॉमन होता है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक की कंडीशन हमको फेशियल पाल्सी दिखती है बिकॉज इट इज़ अ क्लियर कट यूएमएन लीजन, तो हमको इसमें सबसे ज़्यादा दिखता है। बाकी और भी कंडीशंस में हमको डेफिनेटली दिख सकता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारा जो है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और वो हमारे सीएनएस को इन्वॉल्व करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट करता है, डीमाइलिनेशन करता है। तो उधर भी काफ़ी हद तक हमको फेशियल पाल्सी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये तमाम रीजंस हैं हमारे फेशियल पाल्सी के। थोड़े बहुत कुछ और रीजंस भी हैं बेल्स पाल्सी के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारे कॉजेज जो हैं फॉर बोथ द केसेस एटियोलॉजीज वो हमारे फिनिश हो जाएंगे। कुछ और जो रीजंस मैं बात कर रहा था फॉर द बेल्स पाल्सी के कॉजेज में, वो है हमारा वैक्सीनेशन, दूसरा है लाइम्स डिजीज, और अगला है ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक जीबीएस। जीबीएस इज गैन बारे सिंड्रोम। तो ये गैन बारे सिंड्रोम में जनरली पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट होता है, और बेल्स पाल्सी में भी हमको सेम कंडीशन दिख रही है, पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशंस भी एसोसिएटेड हो सकती है इन केस ऑफ द बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में जो है वो एक और ट्रिगर होता है कोल्ड, ठंड जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर सकती है। तो कोल्ड भी एक रीज़न आता है इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी, एक ट्रिगर बोल सकते हैं जिसको। और इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी आते हैं, लाइक द ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होती है जिनमें हमको रिस्क फैक्टर्स होते हैं बेल फॉर दी बेल्स पाल्सी। ओके, तो ऐसे इस तरीके से हमने जो है वो दोनों के कॉजेज देख लिए हैं फॉर द बेल्स एज वेल एज द फेशियल पाल्सी। तो आई होप कॉजेज क्लियर होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस। तो जो हमारा अगला डिफरेंस है वो ये है कि बेल्स पाल्सी इज इंडीड अ टेम्पररी पैरालिसिस while the facial palsy is usually a long term paralysis which lasts for years to life। तो बेल्स पाल्सी जो है वो यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, टेम्पररी होता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और इसका रिजॉल्व ये प्रोग्नोसिस है वो भी गुड रहता है, जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। बट इफ़ वी कंपेयर इट विथ फेशियल पाल्सी, तो फेशियल पाल्सी जो है वो बहुत सालों तक भी रह सकता है, और अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे तो इट कैन लास्ट अप टू द होल लाइफ, पेशेंट के साथ पूरी लाइफ भी रह सकता है वो। तो फेशियल पाल्सी जो है वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लॉन्ग टर्म पैरालिसिस है, तो उसको ट्रीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो वो परसिस्ट लाइफ लॉन्ग भी कर सकता है, और अगर जल्दी ट्रीट हो गया तो इट कैन क्योर ऑल्सो। तो ये जो है बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी के रिलेटेड एक और डिफरेंस। तो हम ये सारे चीज़ों के जो है डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कि क्या एक्चुअली कैसा दिखता है पेशेंट, और उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, और कैसे उसका जो है एक फीचर्स हमको दिखते हैं। तो हम डायग्रामेटिकली पूरा समझेंगे उसको, जो हमने डिफरेंसेस देखे उसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। पर अभी के लिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, इससे हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअली कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा बेल्स और फेशियल पाल्सी में, और कैसे वो डिफर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेल्स पाल्सी के लिए। तो बेल्स पाल्सी में जो है पैरालिसिस ऑफ वन साइड और वन हाफ ऑफ द फेस इप्सिलेटरल टू द लीजन इन विच ऑल द मसल्स आर पैरालाइज्ड ऑन द अफेक्टेड साइड। तो इसका मतलब जो है इसमें कोई भी एक हाफ, या तो राइट हाफ या तो लेफ्ट हाफ पूरा इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी, जो कि इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है? ये इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा हायर सेंटर से जो है वो नर्व फाइबर्स निकलते हैं,
तो नर्व फाइबर्स कुछ इस तरीके से निकलते हैं कि जो नर्व फाइबर अराइज हुआ इधर से हायर सेंटर से, वो दो में डिवाइड होता है। पहले तो ये वन इधर और इधर, तो कॉन्ट्रालेटरल भी दे रहा है फाइबर्स और इप्सिलेटरल भी दे रहा है। ओके, और इधर से एक ये अपर के लिए, मतलब अपर फेस के सप्लाई के लिए इधर दो फाइबर्स निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा है और ये एक और निकल रहा है फाइबर्स। ठीक है, अब यही सेम चीज़ कॉन्ट्रालेटरल साइड से भी निकलती है फाइबर्स, तो वो ये ऑपोजिट साइड आएगी एक तो, और एक इप्सिलेटरल साइड जाएगी। तो दोनों तरफ से जो है इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई है अवेलेबल। तो एक ही जगह से इधर भी सप्लाई इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल, और इधर से भी इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस सप्लाई बन रहा है, इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, और ये वाला कॉन्ट्रालेटरल भी कर रहा है और इप्सिलेटरल भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा सप्लाई हो रहा है फॉर दी अपर। तो अपर के लिए क्या हो जाता है कि इधर से इसका सप्लाई आ रहा है और इधर से इसका सप्लाई आ रहा है, तो दोनों का सप्लाई उसको मिल रहा है, और फाइनली वो जाके जो है वो अपर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई करता है। तो अपर पार्ट ऑफ द फेस के लिए दो इधर से कहीं ना कहीं इनर्वेशन हो गए, तो बायलैटरल कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट है इसमें, बायलैटरली सप्लाई हो रहा है। वाइल इफ वी सी फॉर दी के लोअर पार्ट ऑफ द फेस के लिए जो हमको सप्लाई करना है, उसके लिए वो कॉन्ट्रालेटरल साइड से हमारे नर्व फाइबर निकले और वो फेशियल नर्व न्यूक्लियाई पे आए जो कि पॉन्स के लेवल पे है, और फिर आगे जा कर के जो है सीधा सप्लाई कर दिया हमारे लोअर पार्ट ऑफ द फेस को। तो इसमें कहीं भी जो है वो बायलैटरली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब वो कॉन्ट्रालेटरल साइड से आ रहा है और डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है। तो इसमें दो जगह से कहीं भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो एक ही साइड से आता है और एक ही जगह पे लोअर पार्ट ऑफ द फेस को करेगा। यानी कि अगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ हमारा लोअर पार्ट के लिए फाइबर, तो ये लोअर पार्ट फिक्स है कि जाएगा। पर अपर पार्ट के लिए एडवांटेज क्या है कि अगर उसका एक पार्ट इधर से निकल भी गया तो उसको एक और इधर से भी कर रहा है सप्लाई, इप्सिलेटर सप्लाई भी है उसका, तो उसके लिए एडवांटेज अपर यूएमएन मतलब अपर पार्ट ऑफ द फेस के लिए ये एडवांटेज होता है। ओके, बट लोअर पार्ट ऑफ द फेस के लिए तो एक ही कॉन्ट्रालेटरल साइड से खाली आ रहा है सप्लाई, तो डेफिनेटली अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो गया तो डेफिनेटली हमारा पार्ट जाने वाला है। अब हम बात करें, ये तो हमने मैकेनिज्म पूरा डिस्कस कर लिया, पर हम बात करें बेल्स पाल्सी के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर हमारा लीजन जैसे कि हमने पहले ही बोला था इंफ्रा न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के नीचे या फिर न्यूक्लियस के लेवल पे, तो इधर हमने जो लीजन दिखाया है वो हमारा इंफ्रा न्यूक्लियर है यानी कि न्यूक्लियस के लेवल के बिलो। तो ये हमको दिख रहा है लीजन, ये हमने ड्रॉ करके रखा रेड से, तो ये हमारा लीजन है। अब ये लीजन जो है ये इंफ्रा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस के नीचे है। तो इधर जो है आगे से तो बायलेटरल सप्लाई आ रहा है अपर फेस के लिए, ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इधर से भी आ रहा है सप्लाई इधर से भी आ रहा है, तो ये पार्ट बच जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, दोनों जगह से सप्लाई आ रहा है, इट्स करेक्ट। बट जब आगे गई ये सप्लाई तो वो तो हमने इधर से कट कर दिया फॉर बोथ द थिंग्स। ये जो लोअर पार्ट के लिए जो सप्लाई आ रहा था वो तो गया ही, तो वो तो एक ही सप्लाई है, अगर वो गया तो जाने वाला है लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट तो इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। पर अपर पार्ट के लिए भी क्या है कि अपर पार्ट के लिए भी जो अगर मान लो एक ही जगह इन्वॉल्व होता तो एक जगह से आ रहा होता, पर दोनों ही गया जो कि इधर आके सप्लाई कर रहे थे, दोनों ही मीट कर रहे थे ना इधर आके, तो वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो अपर फेस के लिए दोनों इन्वॉल्व हो गए, और ये जो एक और फाइबर है लोअर के लिए वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो दोनों ही अगर इन्वॉल्व हो गए पेरिफेरली, तो डेफिनेटली ये हमारा अपर और लोअर पार्ट दोनों को इन्वॉल्व करेगा। तो इसमें सारी चीज़ें जो आईब्रो मूवमेंट है, आई बॉल क्लोजर मतलब आईलिड्स क्लोजर है, या फिर एंगल ऑफ माउथ है, नेजोलेबियल फोल्ड है, वो ज़्यादातर सारी चीज़ें हमको अफेक्टेड मिलेगी उस साइड पे। ओके, इप्सिलेटरल साइड पे, तो इप्सिलेटरल साइड पे सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हमको मिलने वाला है। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म काम करता है। पर अगर हम लोग यही चीज़ फेशियल पाल्सी के लिए कंपेयर करें, तो फेशियल पाल्सी के केस में क्या होता है कि हमारा लीजन जो है इस बार वो पेरिफेरली नहीं है, वो न्यूक्लियस जो मैंने बोला था, ये फेशियल नर्व न्यूक्लियाई है, ये वाली ये इस लेवल पे, तो ये फेशियल नर्व न्यूक्लियाई है पूरा। ओके, तो ये जो इधर में मैंने ड्रॉ करके फेशियल नर्व न्यूक्लियाई उसके ऊपर लीजन है, यानी कि हमारा जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन में कहीं ना कहीं लीजन, अपर मोटर एरिया में जो है कहीं ना कहीं लीजन है हायर सेंटर्स में। तो अगर हमने लीजन इधर ही कर दिया, इस तरफ हमने लीजन कर दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली लोअर पार्ट ऑफ द फेस को जो सप्लाई करता है वो तो जाने ही वाला है, क्योंकि उसके लिए तो एक ही फाइबर जा रहा है, तो वो तो जाने वाला है, ठीक है। बट अपर मोटर न्यूरॉन के लिए इस बार क्या है कि एक तरफ का जो है फाइबर वो तो इन्वॉल्व हो गया, बट जो दूसरी तरफ से आ रहा है इप्सिलेटरल साइड से जो आ रहा है
कॉन्ट्रालेटरल साइड से जो आ रहा था वो तो गया फॉर द अपर एंड द लोअर एज वेल, ठीक है। तो अपर और लोअर के लिए जो कॉन्ट्रालेटरल साइड से फाइबर्स आ रहे थे वो तो दोनों चले गए, बट इसी अपर पार्ट के लिए एक और जगह से आता है, मैंने बोला था इप्सिलेटरल साइड से भी आता है इनर्वेशन इधर, तो ये बच गया, इसको कुछ नहीं हुआ है अभी। तो ये कहीं ना कहीं कंपेंसेट कर देगा हमारे अपर पार्ट ऑफ द फेस के लिए, कंपेंसेट कर देगा। तो हमारे फिर भी फोरहेड मूवमेंट्स और जो भी अपर पार्ट आईलिड क्लोजर और ये सब जो हैं ये सारे स्पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब इनको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फेशियल पाल्सी में अपर पार्ट ऑफ द फेस इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एक जगह से तो सप्लाई आ ही रहा है जिसको बोलते हैं इप्सिलेटरल इनर्वेशन अभी भी इंटैक्ट है, वेल द कॉन्ट्रालेटरल इज गॉन। और ये लोअर पार्ट ऑफ द फेस यानी कि लोअर 1/4 ऑफ द फेस इन्वॉल्व होता है खाली फेशियल पाल्सी में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि बेल्स और फेशियल को अलग करता है, ठीक है। तो हमको लीजन का लेवल देखना है, कहाँ पे इन्वॉल्व है और कौन सा ट्रैक्ट उसको लेके जा रहा है। फेशियल पाल्सी के केस में जहाँ पे लीजन होता है उसके कॉन्ट्रालेटरल साइड का हमको फेस जो है हाफ जो है इन्वॉल्व होते हुए दिखता है, वाइल इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी हमको इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट दिखता है जहाँ से वो लीजन है, ठीक है। तो इधर लीजन के इन्वॉल्वमेंट के इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट था, इधर लीजन के कॉन्ट्रालेटरल साइड इन्वॉल्वमेंट है, ओके। अब इनके साथ साथ जो है जैसे इधर लीजन हुआ, कॉन्ट्रालेटरल साइड का फेस इन्वॉल्व हुआ वो भी 1/4, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे लिम्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसी साइड के, उसी साइड मतलब कॉन्ट्रालेटरल साइड के लिम्स जो है अपर और लोअर वो भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि हमने स्ट्रोक में देखा है। तो एक टिपिकल केस पूरा स्ट्रोक का बन जाता है, पर अभी हम बात कर रहे हैं खाली पाल्सी की, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं। तो आई होप पूरा मैकेनिज्म और किस तरीके से कौन सा पार्ट जाएगा किस केस में और कहाँ पे लीजन होगा तो कैसा इन्वॉल्वमेंट होगा और कैसा प्रेजेंटेशन होगा, आई होप ये बेल्स और फेशियल में ये क्लियर है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट डिफरेंस पे, और बाकी हम डायग्राम्स के थ्रू और वो सब भी देखेंगे, तो लास्ट में वो सब चीज़ें देखने वाले हम लोग क्लियरली कि और क्या क्या होता है। बाकी मैंने इधर समझाने की कोशिश की है पूरा कि इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस जो बेल्स और फेशियल में होता है कि उसको प्रेजेंटेशन उसका कैसे दिखता है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस। तो हम बात कर रहे थे कि बेल्स और फेशियल पाल्सी में जो प्रेजेंटेशन होता है तो किस तरीके से होता है और वो कैसे डिफर करते हैं दोनों, कौन सा इन्वॉल्व होता है पार्ट ऑफ द फेस, वो सारी चीज़ें हम लोग मैकेनिज्म एक बार इधर भी डिस्कस कर लेते हैं कैसे होगा। तो जो है हमारा इसको अज्यूम करते हैं हम लोग, ये हमारा हायर सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा फेशियल नर्व न्यूक्लियाई है। इसके अलावा इधर हमारा ये फेस का पार्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। अब इधर से जो है मैं इधर एक न्यूक्लियाई का एक पार्ट बना देता हूँ, ठीक है, जूम करके। जो इधर एक डॉट था एक पार्ट उसको मैंने जूम कर दिया है, और जो है अब इधर से मैं जो है ये दो पार्ट रहेंगे, ठीक है, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। वैसे ही ये फेस का जो है ये अपर पार्ट रहेगा और ये लोअर पार्ट रहेगा। तो इधर से जो है फाइबर्स हायर सेंटर से आते हैं, तो मैंने बोला था कि दो फाइबर्स आते हैं, ठीक है, अपर पार्ट के लिए दोनों तरफ से आते हैं। तो ये हमारा इधर से आया, इसको ब्रांचेस दिया, और फिर इधर से भी आया और ब्रांचेस दिया। अभी इधर से क्या है तो इसको हम लिख देते हैं इधर, ये हमारा इप्सिलेटरल साइड है, ओके, और ये हमारा जो है वो कॉन्ट्रा लैटरल साइड है, ठीक है। तो ये हमारा इप्सिलेटरल साइड है और ये हमारा कॉन्ट्रालेटरल साइड है। तो इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल साइड से दोनों से फाइबर्स आ रहे हैं इधर, ठीक है, और फिर इधर से होते हुए वो जो है वो अपर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई कर देते हैं। वैसे ही एक और फाइबर जो है हमारा वो इधर से आता है कॉन्ट्रालेटरल साइड से और इसको इनर्वेशन देता है, और फिर इधर से निकल करके वो लोअर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई करता है। तो बिल्कुल क्लियर है, ये दो फाइबर्स जो आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं अपर पार्ट पे ताकि वो अपर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई कर सकें न्यूक्लियाई के, और इधर से जो है वो फाइबर आ रहा है कॉन्ट्रालेटरल साइड से और लोअर पार्ट पे इधर इनरवेट वो कर रहा है जंक्शन पे, और फिर वो लोअर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो पूरा मैकेनिज्म काम करता है। और वैसे ये जो है हमारा ये फेशियल नर्व न्यूक्लियाई एट द लेवल ऑफ पॉन्स, तो पॉन्स के लेवल पे ये लोकेटेड होता है, और ये जो है ये हमारा हायर सेंटर है, ठीक है, जहाँ से हमारे फाइबर्स आ रहे हैं।
तो ये हमारा आई थिंक सो क्लियर है कि ये किस तरीके से डिफर करता है और इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। तो जो अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि लॉस ऑफ फोरहेड एंड आईब्रो मूवमेंट्स इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी, वाइल स्पेयरिंग ऑफ द फोरहेड एंड द आईब्रो मूवमेंट्स इन केस ऑफ फेशियल पाल्सी। तो ये डिफरेंस तो अभी हमने डायग्राम के मतलब जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया था उसमें भी देख लिया था कि हमारे अपर पार्ट ऑफ द फेस को इन्वॉल्वमेंट है इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी। तो डेफिनेटली फोरहेड जो रिंकल्स हैं वो भी जाएंगे क्योंकि फ्रंटालिस वगैरह गई है, और आईब्रो मूवमेंट्स भी जाएंगे। तो फ्रंटालिस और जो भी चीज़ें अलग अलग आती है, कॉर्गेटर सुपरसिली और ये सारी मसल्स ऑर्बिकुलस ऑक्यूलाई, तो सारी इन्वॉल्व हुई है इन केस ऑफ दिस। ओके, वाइल फ्रंटालिस है या फिर ऑर्बिकुलस ऑक्यूलाई है तो ये कहीं ना कहीं हमारे फेशियल पाल्सी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा था कि एक साइड से तो इनर्वेशन इप्सिलेटरल इनर्वेशन इंटैक्ट है, तो इस वजह से इसमें स्पेरिंग हो जाती है ऑफ द फोरहेड रिंकल्स एज वेल एज द आईब्रो मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस को मैंने वापस बता दिया इधर, जो कि हमने भी डायग्रामेटिकली देखा था। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रीटमेंट डजंट रिक्वायर सर्जरी। तो ऐसा है कि बेल्स पाल्सी के ट्रीटमेंट में हमको सर्जरी का रिक्वायरमेंट इतना नहीं होता है, क्योंकि वो रिजॉल्व भी जल्दी हो जाता है और इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि हमको सर्जरी करना पड़े। वाइल जब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं देन हमको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट द सर्जरी के चांसेस मतलब जो सर्जरी का रेशियो है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम परसेंटेज में सर्जरी करनी पड़ती है इसमें। जो मेन स्टे ट्रीटमेंट होता है बेल्स पाल्सी का वो होता है हमारा फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर दिस बेल्स पाल्सी। वाइल इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वी गो फॉर सर्जरी, वाइल इन केस ऑफ दिस फेशियल पाल्सी यूजुअली रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन कंपैरेटिवली। किसके कंपैरेटिवली? बेल्स पाल्सी के, क्योंकि फेशियल पाल्सी जो है वो हमारा कहीं ना कहीं अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व कर रहा है। तो कोई ट्यूमर है या फिर कोई स्कल बोन फ्रैक्चर है तो हमको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले, या स्ट्रोक है तो थ्रोम्बोलाइटिक्स है, मेडिकेशंस है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मान लो ट्यूमर है, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो उस पर कंप्रेशन जो है वो हटाएगा। ठीक है, तो ये जो है ऐसे केसेस में हमको कंपैरेटिवली देखा जाए तो फेशियल पाल्सी में सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा जो है मूवमेंट ऑफ द एंटायर हाफ ऑफ द फेस अफेक्टेड, जो हमने देखा था ना बेल्स पाल्सी में इप्सिलेटरल साइड ऑफ द फेस पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज ऑल द फाइबर्स आर इन्वॉल्व ड्यू टू पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो मैं देख चुका हूँ क्योंकि बिलो द लेवल ऑफ लीजन है, न्यूक्लियाई है, सॉरी बिलो द लेवल ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है हमारा लीजन। ठीक है, तो लीजन हमारा बिलो द लेवल ऑफ न्यूक्लियाई है, तो पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट है एक तरह से। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो है वो एंटायर हाफ ऑफ द फेस की जो सारी मसल्स रहेगी, है ना, वेदर इट इज ऑर्बिकुलस ऑक्यूलाई, ओरस, या फिर जाइगोमेटिकस, या फिर जो भी हमारी है फ्रंटालिस, कॉर्गेटर सुपरसिली, है ना, एलिकिनेसी, सारी इन्वॉल्वमेंट होगा। वाइल अगर अगर हम इधर देखें इन केस ऑफ फेशियल पाल्सी, तो मूवमेंट ऑफ द लोअर 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द फेस अफेक्टेड है, बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द फेस वो अंडर बायलेटरल कॉर्टिकल कंट्रोल, यही मैं समझा रहा था कब से। ठीक है, बायलेटरल कॉर्टिकल कंट्रोल के अंदर है तो अपर पार्ट ऑफ द फेस को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक साइड से जो इप्सिलेटरल इनर्वेशन है वो तो है। ठीक है, तो बायलेटरल कंट्रोल की वजह से अपर पार्ट ऑफ द फेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, एंड लोअर पार्ट हैविंग ओनली द कॉन्ट्रालेटरल इनर्वेशन, ओनली वन कंट्रीब्यूशन। तो लोअर पार्ट को एक साइड से आ रहा था, कॉन्ट्रालेटरल साइड से हमने देखा था कि वो उसका इनर्वेशन इस तरीके से आ रहा था, तो हमने उसको कट कर दिया, तो लोअर पार्ट तो इन्वॉल्वमेंट होने वाला है क्योंकि उसका एक ही फाइबर है, पर अपर पार्ट को तो दो जगह से सप्लाई आ रहा है ना, तो एक अगर चला भी गया कॉन्ट्रालेटरल साइड तो इप्सिलेटरल साइड का तो उसका इनर्वेशन आ ही रहा है। ठीक है, तो वही इसका स्टेटमेंट का मतलब है, बायलेटरल कॉर्टिकल कंट्रोल। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस थे हमारे बिटवीन द बेल्स एंड द फेशियल पाल्सी। तो हम इसको डायग्राम्स के थ्रू भी देखेंगे अभी कि क्या डिफरेंस होता है। So as we were discussing the difference between the Bell's palsy and the facial palsy, तो जो कि हम LMN और UMN लीजन बोलते हैं, तो बेसिकली जो डिफरेंस है दोनों में वो हम कंपैरिजन, इस इमेज में कंपैरिजन के थ्रू देखते हैं कि एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमने डिफरेंसेस पढ़े उसको हम अप्लाई करके देखते हैं इधर। पहला जो है हमारा वो बेल्स पाल्सी है, जो कि हमारा पेरिफेरल फेशियल पाल्सी होता है, क्योंकि लीजन हमारा क्या होता है पेरिफेरली, यानी कि इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन होता है। तो इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन की वजह से हमको दिखता है कि इप्सिलेटरल पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका मतलब इधर जो है हमको दिख रहा है इस इमेज में कि इधर फोरहेड जो मूवमेंट्स है, रिंकल्स है, वो लॉस्ट है। इसके अलावा जो आईब्रो मूवमेंट्स है वो भी हमको विजिबल नहीं है।
इसके अलावा जो आईलिड का मूवमेंट है, आई क्लोजर है, वो भी एब्सेंट है, नेजोलेबियल फोल्ड भी नहीं है, और हमारा जो ड्रूपिंग ऑफ द लिप्स है वो भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमको इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और ये जो अदर साइड है ये तो डोमिनेंट फेज है, इधर कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है, इधर सारी चीजें प्रिजर्व्ड है ऑपोजिट साइड, बट इधर जो है इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट पूरा दिख रहा है वन साइड ऑफ द फेस का, जो कि बेल्स पाल्सी में देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा लीजन होता है इंफ्रान्यूक्लियर, तो डेफिनेटली जितने भी फाइबर्स आ रहे थे सब चले जाते हैं, भले वो अपर के हों या लोअर फेस के हों, ठीक है। तो ये पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो ये हमारा बेल्स पाल्सी में दिखता है। अगर हम इस चीज को कंपैरिजन करें विद दी अपर फेशियल पाल्सी, यूएमएन जो है फेशियल पाल्सी, जैसे कि इन केस ऑफ स्ट्रोक, तो स्ट्रोक में होता है हमारा यूएमएन लीजन, तो उसमें कंपैरिजन करें तो इधर हमारा स्पेयरिंग ऑफ दी फोरहेड, मतलब दोनों साइड जो है रिंकल्स प्रिजर्व्ड है, और आईब्रो मूवमेंट्स भी हैं, प्लस इसमें जो है आई क्लोजर भी होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि बायलेटरल जो है कॉर्टिकल इसमें सप्लाई है अपर साइड ऑफ द फेस के लिए, दो साइड से सप्लाई आती है, ओके। तो अगर कॉन्ट्रालेटरल साइड से मैं कट कर दूं सप्लाई, तो इप्सिलेटरल साइड से तो फिर भी आ रही है, इसलिए अपर पार्ट ऑफ द जो क्वाड्रेंट ऑफ द फेस है वो बच जाता है, वाइल लोअर पार्ट ऑफ द फेस को तो एक ही जगह से सप्लाई आ रही है, वन सप्लाई, सिंगल सप्लाई, कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई नहीं है। तो इन द सेंस कि उसको एक सिंगल साइड कॉन्ट्रालेटरल साइड से सप्लाई आ रहा है, तो अगर वही कट कर दिया हमने तो लोअर पार्ट ऑफ द फेस तो गया। तो इसीलिए इन्वॉल्वमेंट इसमें खाली ये दिखता है हमको कि इधर लिप्स का ड्रूपिंग है और नेजोलेबियल फोल्ड थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बाकी चीजें इधर प्रिजर्व्ड है इन केस ऑफ द सेंट्रल फेशियल पाल्सी और द स्ट्रोक जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इधर क्लियरली हमको दोनों में डिफरेंशिएट हो रहा है, बेल्स पाल्सी और जो फेशियल पाल्सी जो स्ट्रोक वगैरह में होता है, तो दोनों में हमको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है कि एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें। तो इधर जो है यूजुअली लेफ्ट साइड का लीजन है, तब जाके हमको इस साइड का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और इधर जो है इस बेल्स पाल्सी वाले इन्वॉल्वमेंट में हमको राइट साइड लीजन हो सकता है, तो इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट हमको दिख रहा है। तो ये कंपैरिजन है दोनों में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो जैसा कि अभी हमने कंपैरिजन देखा था बेल्स पाल्सी वर्सेस फेशियल पाल्सी, तो हम एक और इमेज में ये देख सकते हैं उनमें कंपैरिजन जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया। तो इधर जो है पेरिफेरल फेशियल पाल्सी दिखा कर रखा है, यानी कि बेल्स पाल्सी। तो इधर जो है हमको ये लेफ्ट साइड में इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, यानी कि इधर हमारा जो है वो फोरहेड मूवमेंट्स जो हैं, आईब्रो मूवमेंट्स हैं, रिंकल्स हैं, वो सारे लॉस्ट हो चुके हैं, और आईलिड क्लोजर भी नहीं है, इनेबिलिटी टू क्लोज आईज एंड नॉट एबल टू क्लोज द आईज प्रॉपर्ली, ओके। ड्रूपिंग भी हो जाता है आईलिड्स का, तो इधर क्लोजर नहीं हो पाता है, फोरहेड मूवमेंट्स लॉस्ट हो गए हैं, आईब्रो मूवमेंट्स लॉस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इधर हमको जो है नेजोलेबियल फोल्ड्स भी नहीं दिखता है, एब्सेंट होता है, और लोअर लिप का इधर ड्रूपिंग दिखता है। तो ये पूरा जो है वन साइड ऑफ द फेस इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने बोला था दोनों क्वाड्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस, जो कि इंफ्रान्यूक्लियर लीजन की वजह से हो रहा है। तो पेरिफेरल फेशियल पाल्सी दिख रहा है हमको इधर, बेल्स पाल्सी। वाइल इफ यू कंपेयर दिस इमेज, ये हमारी दूसरी इमेज जो है वो हमारा स्ट्रोक एंड ऑल उनके केसेस में होता है, तो ये हमारी सेंट्रल फेशियल पाल्सी है, यानी कि इधर लीजन कैसा होगा, सुपरा न्यूक्लियर। तो सुपरा न्यूक्लियर लीजन होगा इधर, तो इसमें हमारा बेसिकली आईब्रो मूवमेंट्स और रिंकल्स वगैरह सारे प्रिजर्व होते हैं, हमारे क्लोजर ऑफ द आईलिड्स भी होता है, बट द थिंग विच इज अफेक्टेड इज द नेजोलेबियल फोल्ड्स, माइन्यूट से थोड़े बहुत अफेक्ट होते हैं, इसके अलावा ड्रूपिंग ऑफ द लिप्स हमको दिखता है। तो ये हमको इधर खाली 1/4 ऑफ द क्वाड्रेंट इधर इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ सेंट्रल फेशियल पाल्सी और ह्यूमन, जिसको बोलते हैं लोग फेशियल पाल्सी, जो यूएमएन फेशियल पाल्सी होता है, ओके। तो अपर पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट बच जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रालेटरल तो इन्वॉल्व हो गया, बट इप्सिलेटरल साइड से इनोवेशन आ रहा है, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द फेस को दोनों साइड से इन्वॉल्वमेंट आता है सप्लाई, बट लोअर पार्ट ऑफ द फेस को तो एक साइड से सप्लाई आ रहा है। तो ये कंपैरिजन है जो हमने रिसेंटली देखा, तो आई होप ये इमेज से भी और ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है, ओके। So guys, you can see here, this is the image which sums up all the things which we have recently discussed in the differences of the Bell's and the facial palsy or UMN or the LMN facial palsy, okay. So इस इमेज में हम देख सकते हैं क्लियरली जो हमने अभी डिस्कस किया था रिसेंटली बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में। बेल्स पाल्सी जो है इसमें हमने बोला था इंफ्रान्यूक्लियर लीजन होता है, तो ये पॉन्स के लेवल पे जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियर होता है वो है, और तो फेशियल नर्व इधर जो लीजन हुआ है वो इंफ्रान्यूक्लियर हुआ है, तो उसकी वजह से दोनों फाइबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो अपर को जा रहे हैं और लोअर को जा रहे हैं, तो पूरा इप्सिलेटर साइड इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ दिस बेल्स पाल्सी। वाइल इफ यू सी इन द स्ट्रोक और जो यूएमएन फेशियल पाल्सी होता है, तो उस केस में इधर सुप्रान्यूक्लियर लीजन है जो हायर सेंटर में होता है, ओके। तो इधर जो है कॉन्ट्रालेटरल हमारा जो है लीजन इधर हुआ है, तो उसकी वजह से जो है अपर पार्ट ऑफ द फेस इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये इन्वॉल्व इधर तो लीजन हो गया, बट
इधर से भी फाइबर्स आ रहे हैं इप्सिलेटरल साइड से, तो इसीलिए उस साइड का जो है अपर पार्ट ऑफ द फेस बच जाता है, बट लोअर पार्ट ऑफ द फेस के लिए जो है लीजन एक बार इधर हुआ तो आगे जाके वो एक ही जगह सप्लाई कर रहा है लोअर पार्ट ऑफ द फेस को, तो उधर एक ही जगह से सप्लाई आ रहा है लोअर पार्ट ऑफ द फेस के लिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द फेस इन्वॉल्व हो जाता है 1/4 ऑफ द क्वाड्रेंट, वाइल इट इज इन दिस बेल्स पाल्सी पूरा जो है क्वाड्रेंट 1/2 क्वाड्रेंट पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वाड्रेंट नहीं, सॉरी, 1/2 ऑफ द फेस जो इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें जो है 1/4 ऑफ द क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ दिस स्ट्रोक जो यूएमएन फेशियल पाल्सी है। आई थिंक सो इस इमेज से भी और क्लैरिटी आई होगी। तो आई होप मैंने सारे डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन द बेल्स एंड द फेशियल पाल्सी क्लियर करने की कोशिश की है विथ वेरी मिनिएचर डिटेल्स एंड द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी बिटवीन द बेल्स एंड द फेशियल पाल्सी। I hope you're cleared with all your queries regarding the difference between the Bell's and the facial palsy. And if it is so, then do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and colleagues. If you haven't subscribed to my channel yet, then you're missing out one of the best contents on YouTube, so go now and smash that red button. You can also follow me on various social media handles, links given down in the description box. Feel free to drop down the comments regarding your experience with this video and do write your suggestions for the upcoming videos. तो मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाते रहूँगा, तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। So until next time, keep learning, keep exploring and take care. This is Ashutosh here, signing off.